Hello friends, welcome back to the Hindu analysis for today. My name is Ritesh Agarwal and I'll take you through the top stories for today. Let's get started. So here's our storyboard of friend. Let's look at what it has to offer. Supreme Court questions rupees 8 lakh income limit for economically weaker section quota. This is the most prominent story for today. We will discuss that in detail with the background. Girls can take RIMC test in December. Another step by Supreme Court towards ensuring gender equality in armed forces. So again, a very interesting update. We'll talk about this. Tanzanian novelist wins Nobel. Again, this is a continuation of the announcement of Nobel Prize. We have already discussed Nobel Prize in physics, in medicine and in chemistry, and now it's the time for literature. Indian forces to carry out exercises with UK. Again related to defense, important update, we'll talk about this. UK to drop 10-day quarantine for Indians. Finally, we are looking towards a closure of a contentious issue between India and UK. Lieutenant General Anjum appointed new chief of Pakistani ISI. Very important and very interesting update. Okay, there has been a shuffle in terms of leadership between ISI and an interesting appointment in Pakistan Army also, which has deeper ramifications for future. We'll talk about this. IIT Madras study found Kaveri affected by contamination. So again, it talks about a study related to environment. As I told you before, that environment and climate change is so important that everything associated with it seems like gold. Okay, so we will at least take a look at it. Okay. सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस 8 लाख इनकम लिमिट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा. देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड सेंटर कि किस बेसिस पे आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की लिमिट 8 लाख रखी है कि अगर 8 लाख रुपीस से कम कोई व्यक्ति कमा रहा है तो देन आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में क्लासिफाई होंगे. ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली पूछा है कि ये 8 लाख का फिगर आया कहाँ से, क्या इसके पीछे कोई स्टडी है, इसके पीछे क्या कैलकुलेशंस हैं, और प्लस आपने ये फिगर नेशन वाइड रखा है. जब नेशन वाइड देयर आर ह्यूज वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ इनकम, कहीं पर कोई इनकम ज़्यादा है, कहीं पर इनकम कम है, एवरेज इनकम कम है, एवरेज इनकम ज़्यादा है, तो आप किस बेसिस पे आपने एक नेशन वाइड क्राइटेरिया 8 लाख का रख दिया, और ये तो क्राइटेरिया ओबीसी लिस्ट से उठा करके लाए हो आप. ठीक है, तो इसके पीछे का साइंटिफिक बेसिस क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है. अब देखो, ये जो अमेंडमेंट है जिसमें हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, 103 अमेंडमेंट जो है, ये इटसेल्फ अभी क्वेश्चन में, क्योंकि इसके खिलाफ भी पिटीशंस हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है. ठीक है, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ इनकम के बेसिस पे दिया जा रहा है. हमारा जो रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट है वो एक मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स के बेसिस पे है, जिसमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन शामिल है, जिसमें हिस्टोरिकल ऑपरेशन शामिल है, और यहाँ आप सिर्फ इनकम बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो इटसेल्फ वो अभी लीगल क्वेश्चन पर है. तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये 8 लाख का फिगर आप कहाँ से लेकर आए फॉर अ ग्रांट ऑफ 10% रिजर्वेशन इन मेडिकल एडमिशंस अंडर ऑल इंडिया कोटा. ठीक है, तो अब इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद मेरे माइंड में दो तरह के सवाल आते हैं. पहली बात तो इसका कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या. दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम क्या है. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं अपन, तब जाके अपने को प्रॉपरली समझ में आ पाएगा कि हो क्या रहा है. ठीक है, तो ये 2019 में अमेंडमेंट आया था, 103 अमेंडमेंट, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया था. तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट किए गए थे, दोनों में 6th क्लॉज ऐड किया गया था, और ये कहा गया था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा. कहाँ पर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन में, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो. बस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए, रन बाय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए. बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस में 10% एडमिशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में भी ये 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा. ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये अनरिजर्व्ड सेक्शन में से दिया जाएगा, यानी जो ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया हुआ है वो प्रभावित नहीं होगा. आपका जो भी SC ST OBC जो भी रिजर्वेशन ऑलरेडी पहले दिया हुआ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये एक नई क्लास बनाई गई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की. ठीक है, जिसके खिलाफ अभी काफ़ी पिटीशन चल रहा है. ठीक है, अब ऑल इंडिया कोटा स्कीम क्या है, देखो ये भी समझते हैं. बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा मामला है कि अगर दूसरे स्टेट का बच्चा
आपकी स्टेट में एडमिशन लेना चाहता है, लेट्स से राजस्थान का स्टूडेंट है जो पंजाब के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो पंजाब के कॉलेज में कुछ सीट्स रिजर्व्ड है पंजाब से बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए। इसे ऑल इंडिया कोटा स्कीम दिया गया और इसमें इनिशियली कोई रिजर्वेशन नहीं था, ठीक है। तो 1986 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। इट अलाउज स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्टेट टू स्टडी इन अ मेडिकल कॉलेज इन अनदर स्टेट। इसके तहत अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 15% सीट्स रिजर्व्ड हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में 50% सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है। आ रही बात समझ में? बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरे स्टेट के बच्चे आपके स्टेट में पढ़ाई कर सकें, ठीक है। ये बेसिकली आइडिया था ऑल इंडिया कोटा स्कीम का, इसीलिए इसका नाम भी ऑल इंडिया कोटा स्कीम है, जो 1986 में इंट्रोड्यूस की गई थी। 2007 तक इसमें कोई रिजर्वेशन की छाया थी नहीं। 2007 में इसमें रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट को 15% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 7.5% रिजर्वेशन दिया। किसमें? जो ऑल इंडिया कोटा के तहत रिजर्व्ड सीट्स थी उनमें, ठीक है। ओवरऑल सीट्स में नहीं। देयर वाज नो रिजर्वेशन इन AIQ स्कीम टिल 2007। द सुप्रीम कोर्ट 2007 इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन ऑफ 15% फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 7.5% फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन ऑल इंडिया कोटा स्कीम। फिर जुलाई 2021 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाला रिजर्वेशन भी गवर्नमेंट ले आई और OBC रिजर्वेशन भी ले आई। तो अभी इसी साल जुलाई 2021 में नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत 27% रिजर्वेशन OBCs का हो गया, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हो गया। तो यानी अब आप देख लो कि ऑल इंडिया कोटा स्कीम पहली बात तो अपने आप में एक रिजर्व्ड स्कीम है, उसमें अब आप शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, OBC रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन भी दे रहे हैं। तो अभी जो बेसिकली कंट्रोवर्सी हो रही है वो इस पर्टिकुलर ऑर्डर के खिलाफ पिटीशन फाइल की गई है, जिसमें गवर्नमेंट ने 27% और 10% रिजर्वेशन ऐड किया है। उसके खिलाफ पिटीशन में गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये गवर्नमेंट से पूछा कि पहली बात तो आप ये बताओ कि ये 8 लाख रुपए की लिमिट आई कहाँ से, किस बेसिस पे आपने ये डिसाइड किया कि 8 लाख से नीचे जो व्यक्ति कमा रहा है वो इकोनॉमिकली वीकर है, 8 लाख से ऊपर कमा रहा है वो इकोनॉमिकली वीकर नहीं है, ठीक है। तो ये पहला अपडेट था, इंटरेस्टिंग अपडेट। थोड़ा बैकग्राउंड हमने समझा, ऑल इंडिया कोटा स्कीम क्या है, 103 अमेंडमेंट क्या था, क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अराउंड, ठीक है। तो वो थोड़ा बैकग्राउंड प्रिपेयर कर लें। गर्ल्स कैन टेक RIMC टेस्ट इन दिसंबर। देखो अभी थोड़े समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने NDA में परमिशन अलाउ किया कि NDA का एग्जाम जो है गर्ल्स नवंबर में दे सकती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। उससे पहले इंडिपेंडेंस डे स्पीच पे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि सैनिक स्कूल्स में जो है वो लड़कियां पढ़ सकती हैं। और अब गवर्नमेंट में ये एक और डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि जो RIMC का एग्ज़ाम है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में होने वाला है, उसमें भी गर्ल्स पढ़ाई कर सकती है। अब जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए, ठीक है, पहला थॉट तो ये आना चाहिए कि अगेन जेंडर इक्वालिटी से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट मिल गया, तो उस पूरे यूनिवर्स में एक नोट और बन गया हमारा। दूसरा आना चाहिए कि यार ये RIMC क्या भला है, व्हाट इज़ राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो देखो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये एक स्कूल है देहरादून में, डून वैली में, जिसमें क्लास 8th में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता है। इस स्कूल को, इट्स अ मिलिट्री स्कूल और बॉयज़ स्कूल है अभी तक, ठीक है, गर्ल्स का एडमिशन अलाउड नहीं है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो टिपिकली आपके इंडियन नेवल एकेडमी, बेसिकली NDA, ठीक है, तो बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं, ठीक है। सो इट्स अ मिलिट्री स्कूल जो अभी तक सिर्फ बॉयज़ के लिए खुला था, अब गर्ल्स के लिए भी खुला है। सो सुप्रीम कोर्ट अलाउड गर्ल्स टू अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड इन दिसंबर। मैंने बताया साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, दिसंबर में और जून में, फॉर एडमिशन इनटू राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। एग्जाम इज टेकन फॉर एंट्री टू क्लास 8th। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इज अ मिलिट्री स्कूल फॉर बॉयज सिचुएटेड इन दून वैली, देहरादून। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक और है कि अगेन द सिमिलर थिंग जो NDA की सुनवाई के दौरान हो रही थी कि गवर्नमेंट 1 साल के टाइम मांग रही थी कि हम अगले साल से अलाउ कर देंगे, द सेम थिंग हैपेंड हियर ऑल्सो। और सुप्रीम कोर्ट का भी सेम था, वहाँ पर भी उन्होंने गवर्नमेंट की नहीं चलने दी और यहाँ पर भी उन्होंने गवर्नमेंट की नहीं चलने दी। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आपके पास इनफ टाइम है, हम आपको टाइम दे रहे हैं। बच्चों का एग्जाम इसी साल से होगा, अगले साल से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तंजानियन नॉवलिस्ट विंस नोबेल प्राइज इन लिटरेचर डिक्लेयर हो गया है और ये तंजानियन नॉवलिस्ट को मिला है जिनका नाम है अब्दुल रज़ाक गुरना, ठीक है।
अच्छा, अब्दुल रज़ाक गुरनाह ने किस बारे में लिखा है? इन्होंने कॉलोनियलिज्म के बारे में लिखा है। ईस्ट अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म और उसका जो इम्पैक्ट माइग्रेंट्स पे, रेफ्यूजीज पर है, उस पर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया है इस साल के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब्दुल रज़ाक गुरनाह 2021 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। इनकी लिखी हुई कुछ फेमस किताबें हैं, पैराडाइज, डेजर्टेशन, बाय द सी। ठीक है, पैराडाइज के लिए इनको बुकर प्राइज़ के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था 94 में, और बाय द सी के लिए बुकर प्राइज़ की लॉन्ग लिस्ट में थे ये 2001 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं न्यूज़ के अराउंड, छोटे छोटे अपडेट्स हैं जो अलग अलग जगह पर छपते हैं। ठीक है, इनको कोलेट करके मैंने एक जगह कर दिया है। एंड मे जस्ट मेक अ नोट, मैंने आपको नोबेल के बारे में पहले भी बताया कि विनर्स, बैकग्राउंड और इंडियन लॉरिएट्स सबका एक साथ नोट बना लो, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब एक साथ रहेगी। इंडियन फोर्सेस टू कैरी आउट एक्सरसाइजेज विद यूके। देखो, यूके के साथ हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज तो अभी चल रही है, अजय वॉरियर, और एक मिलिट्री एक्सरसाइज थोड़े समय में शेड्यूल होने वाली है। इसी को लेकर के ये अपडेट था। तो इंडियाज आर्म्ड फोर्सेज आर शेड्यूल्ड टू कैरी आउट एन एक्सरसाइज विद यूकेज क्वीन एलिजाबेथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। तो एक नेवल एक्सरसाइज तो हम करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा कि इंडिया यूके के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर अभी उत्तराखंड में चल रही है। ठीक है, तो अगेन प्रॉपर जो प्रोमिनेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, ठीक है, ये एक बेसिक एक्सरसाइज आप चाहे तो एक दिन घर पे बैठ के कर सकते हो कि जो फेमस मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो इंदिरा हो, चाहे वो अजय वॉरियर हो, चाहे वो गरुड़ा हो, ठीक है, या और भी कोई सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज हो, हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज हो। ठीक है, तो आप ये सब मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम एक जगह पर लिख लें और किन कंट्रीज़ के बीच में होती है इन जनरल, वो एक आप छोटा सा नोट बना सकते हैं। ठीक है, इट वुड बी अ नाइस थिंग टू डू। अच्छा, यूके टू ड्रॉप अ 10 डे क्वारंटीन फॉर इंडियंस। देखो, ये इंडिया और यूके के बीच में टसल चल रहा था बड़े लंबे समय से। यूके की कुछ ऐसी गाइडलाइंस थी कि जो भी इंडिया से आने वाले ट्रैवलर्स हैं उनको 10 दिन के लिए पहले क्वारंटीन होना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के आप यूके में काम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये इंडियन ट्रैवलर्स के लिए इनकन्वीनियंट था। इंडिया ने प्रोटेस्ट लॉन्च करवाया, कोई असर नहीं हुआ। फाइनली इंडिया ने धमकी दी कि हम भी इसी तरह के मेजर्स लगा देंगे, कोई असर नहीं हुआ। फिर इंडिया ने वो मेजर्स लगा दिए कि अच्छा, अब यूके से भी कोई आएगा तो उसे 10 दिन पहले क्वारंटीन करना पड़ेगा। तब जा कर के ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने घोषणा की है कि हाँ, अक्टूबर 11 ऑनवर्ड्स इंडिया से कोई ट्रैवलर आया तो उसे 10 दिन क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऑलरेडी दोनों कंट्रीज़ के बीच में टॉक्स चल रही थी ये डेडलॉक रिवाइज करने के लिए। सो नाउ दे हैव अनाउंस्ड दैट इंडियन ट्रैवलर्स अराइविंग इन यूके विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिमेन इन 10 डे क्वारंटीन फ्रॉम October 11th, British High Commissioner Alex Ellis said. So this provides a closure to this particular trend. हाँ, ISI, ठीक है, ISI के बारे में जानते हैं ना आप। जैसे हमारे यहाँ रॉ है, ठीक है, सब लोगों ने देखी है एकता टाइगर, ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ रॉ है वैसे पाकिस्तान में ISI है। ठीक है, तो हर देश की अपनी एक सीक्रेट सर्विस एजेंसी है। ठीक है, तो ISI के चीफ फैज़ हमीद थे और अब फैज़ हमीद को हटा करके जो नए चीफ आ गए हैं, नदीम अंजुम आ गए हैं। ठीक है, तो नदीम अंजुम इज़ द न्यू चीफ ऑफ ISI। और फैज़ हमीद का क्या हुआ? फैज़ हमीद को भेज दिया गया है पेशावर कॉप्स। ठीक है, तो नदीम अंजुम वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ISI इन प्लेस ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल हमीद, एंड लेफ्टिनेंट जनरल हमीद हैज बीन अपॉइंटेड एज पेशावर कॉप्स कमांडर। तो क्या ऐसा माना जाए कि ये फैज़ हमीद के लिए डिमोशन है? उनको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन से हटा करके एक आर्म्ड फोर्स डिवीज़न में भेज दिया गया है, तो ये क्या उनकी पोजीशन कम कर दी गई है? नहीं, ये पोजीशन कम नहीं कर दी है, ये उनके फ्यूचर प्रमोशन के लिए रास्ता बनाया गया है। क्योंकि जो आर्मी चीफ है वहाँ पे, कमर जावेद बाजवा, वो रिटायर होने वाले हैं नवंबर 2022 में। उनके रिटायर होने के बाद उनकी जगह कौन लेगा? तो ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि फैज़ हमीद विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। और पाकिस्तान आर्मी लॉ के तहत कम से कम 6 महीने का कॉप्स कमांडर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो बाय द टाइम ये रिटायर होंगे, इनके पास ये एक्सपीरियंस आ चुका होगा और फैज़ हमीद कैन बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ये बताया जा रहा है कि जो पेशावर कॉप्स हैं, इसके कमांडर रहते हुए ही कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद अफगानिस्तान। नाउ विद तालिबान इनटू द पिक्चर, आपको शायद याद होगा कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान कैप्चर किया था उस समय भी फैज़ हमीद जो है वो वहीं पर थे। ठीक है, कैप्चर करने के बाद
फैज़ हमीद वेंट टू अफगानिस्तान, जब तालिबान गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात चल रही थी तो उस समय फैज़ हमीद वेंट देयर, ठीक है। तो ये एक तीर से दो निशाने वाली बात बताई जा रही है वहाँ पर, ठीक है, विच इज़ अगेन एन इंटरेस्टिंग शेकअप इन पाकिस्तान। अच्छा देखो, अब IIT मद्रास की एक स्टडी में ये पाया गया कि कावेरी जो रिवर है उसमें बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंटेमिनेंट्स हैं, ठीक है, तो ड्रग्स से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, हैवी मेटल्स से रिलेटेड। तो स्टडी डन बाय रिसर्चर्स ऑफ IIT मद्रास हैज फाउंड दैट कंटेमिनेंट्स इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकली एक्टिव कंपाउंड्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स पोल्यूट द कावेरी। तो कावेरी की हालत ख़राब है, और ये मोर सो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, सेकंड बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो रिवर नीड्स टू बी मॉनिटर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल कंटेमिनेशन, ठीक है। छोटा अपडेट है बट कावेरी के बारे में पिक्चर पॉइंट आउट करता है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अपन देखते हैं कावेरी रिवर के बारे में हम क्या जानते हैं। तो कावेरी रिवर बेसिकली दो स्टेट्स में बहती है, कर्नाटका और तमिलनाडु। कर्नाटका से शुरू होती है, तमिलनाडु पे ख़त्म होती है, ठीक है। तमिलनाडु से बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। तो कावेरी फ्लोज थ्रू कर्नाटका तमिलनाडु, स्टार्ट्स एट तल कावेरी इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड एंड्स एट मयिलादुथुराई डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। पुम्पुहार में लास्ट पॉइंट होता है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है, और तमिलनाडु की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। कावेरी रिवर डिस्प्यूट अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिटवीन दीज टू स्टेट्स, बट चलो वो फिर कभी बात करेंगे। अभी आज इस पे मैप पे देख लेते हैं एक बार कावेरी को। यहाँ आप देख रहे हो कर्नाटका से रिवर शुरू हो रही है, ये जो ब्लू लाइन में दिख रही है आपको, और यहाँ तमिलनाडु में जाकर के अलग अलग जाकर के अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल पे जाकर के खत्म हो रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर देयर, ठीक है, इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, सपोर्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। चलो ये तो स्टोरीज हुई आज की। अब बात करते हैं अपन Q&A के बारे में। तो कल मैंने आपसे सवाल पूछा था WTO के बारे में, हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और आप लोगों ने उसके सही जवाब दिए हैं। हेडक्वार्टर्स जिनीवा में है। WTO बेसिकली फॉर्म हुआ था 1995 में, ठीक है। तो लीडरशिप सब कुछ आप लोगों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया, एंड गुड, जो लोग रेगुलर मेहनत कर रहे हैं अच्छी बात है। अब आज एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, तो आज हम बात करते हैं, चलिए आज हमने कावेरी के बारे में बात की, आज हमने ISI के बारे में बात की। चलिए ISI जो है वो पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, एक बहुत फेमस सीक्रेट सर्विस एजेंसी है जो इज़राइल की है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इज़राइल की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है उसका क्या नाम है, ठीक है। चलिए उसका नाम बताएं, और देन वी विल टॉक अबाउट चलिए 3 कंट्रीज़ की पूछना ना, एक ही कंट्री में मज़ा नहीं आएगा। इज़राइल की बताएं आप मुझे, USA की बताएं और रशिया की बताएं। तीनों की सीक्रेट सर्विस एजेंसीज़ के बारे में बताएं, और फिर कल हम बात करेंगे with some new stories, new updates, and till then take care, goodbye and keep reading.